हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन फैकल्टी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने समान अध्ययन श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और समान अध्ययन श्रृंखला भाग 4 को देखा जाएगा। ठीक है, यह श्रृंखला इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करेगा। आप देखेंगे कि इसमें जो प्रश्न बनाए जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में कहीं न कहीं देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिए और देखते रहिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने समान अध्ययन श्रृंखला भाग 4 की तरफ। आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सूफी संत महबूब-ए-इलाही के नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? महबूब-ए-इलाही। ठीक है, अगर महबूब-ए-इलाही की हम बात करें, महबूब-ए-इलाही, ठीक है, महबूब-ए-इलाही कहा जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया को। शेख निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने औलिया नामक संप्रदाय की स्थापना किया था। ठीक, ये शिष्य किसके थे? शिष्य थे बाबा फरीद के। शिष्य थे बाबा फरीद के। ठीक है, और इस औलिया संप्रदाय का जो केंद्र था वो बदायूं था। ठीक है, बदायूं, और यह शिष्य थे आपके बाबा फरीद के। और आमिर खुसरो, आमिर खुसरो, खुसरो शिष्य था निजामुद्दीन औलिया का। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि निजामुद्दीन औलिया का जो शिष्य है वो आपका आमिर खुसरो है, और खुसरो बाग आप देखेंगे कि इलाहाबाद में पड़ता है। ठीक है, तो और आप देखिए निजामुद्दीन औलिया ने बोला था हानुजा, हानुजा दिल्ली दूरस्ता। ठीक है, यानी कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, और किस शासक के लिए बोला था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के लिए। ठीक, यह प्रश्न बहुत बार पूछा है और महबूब-ए-इलाही इलाही भी बहुत बार पूछा है। ठीक है, प्रत्येक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा कि निजामुद्दीन औलिया ने किसको दिल्ली हनुजा दूरस्थ, हनुजा दिल्ली दूरस्थ के शब्द का प्रयोग किया है, या वाक्य बोला है वह गयासुद्दीन तुगलक है, और उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है कि दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, अगर निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के बीच जो मतभेद हुए थे उसके बारे में बात किया जाए तो एक बार आप देखेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक जो है निजामुद्दीन औलिया को अपने दरबार में बुलाता है, लेकिन निजामुद्दीन औलिया जो हैं वो नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो गयासुद्दीन तुगलक नाराज़ होकर कहता है कि हम तुमको गिरफ्तार करने आएंगे। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि निजामुद्दीन औलिया जो हैं दिल्ली में थे, तो उन्होंने उस समय कहा था कि दिल्ली अभी दूर है तुमसे। ठीक है, तो वही शब्द जो है फेमस हो गया, और यह शब्द जो है आप देखेंगे कि यह प्रत्येक एग्जाम में भी देखने को मिलता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि आइन नामक पुस्तक का संबंध किस राजवंश से है? ठीक है, अगर हम आइन की बात करें, ठीक है, आइन, हम एक शब्द और लिखेंगे इसके बारे में तो आप लोग समझ जाएंगे कि किसको बोला जाता है। आइन को बोला जाता है आइने अकबरी, आइने अकबरी। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि यह पुस्तक किससे संबंधित है। ठीक, यह पुस्तक संबंधित है अकबरनामा से। ठीक है, अकबरनामा, और अकबरनामा जो है मुग़ल वंश का इतिहास बताती है, यानी कि मुग़ल वंश, अकबर के शासनकाल का मुग़ल वंश। ठीक, आइने अकबरी अकबरनामा का यह अकबरनामा का यह तीसरा खंड है। चौथा खंड है, तीसरा, इस बात का ध्यान दीजिएगा, तीसरा खंड है।
ठीक, जिसमें मुग़ल, ठीक है, जिसमें मुग़ल शासन प्रशासन के बारे में बताया गया है। शासन प्रशासन, शासन पर विस्तार से चर्चा है। ठीक है, विस्तार से चर्चा है। इसका लेखन अबुल फजल ने किया था। किसने किया था? अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने बाबरनामा लिखा है, अकबरनामा लिखा है, सॉरी। ठीक है, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। कितने वर्षों में किया था? 7 वर्षों में। अबुल फजल ने 7 वर्षों में तैयार किया, 7 वर्षों में तैयार किया था इसे। ठीक है, बाद में इसकी हत्या हो जाती है। तो इसका जो आखिरी एकदम अंत का खंड है, इसके लड़के ने कि किसी दरबारी इतिहासकार ने किया था। ठीक है, अबुल फजल। और अबुल फजल कौन है? वो आप देखेंगे कि अकबर का दरबारी इतिहासकार है। ठीक है, आईने अकबरी में आप देखेंगे कि अकबर के शासन प्रशासन के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है, यानी कि मुग़ल शासन प्रशासन के बारे में विस्तार से वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं आगे इसके बारे में कि दिल्ली सल्तनत के शासनकालों के बारे में आप एक बार देखिए। ठीक है, कौन से शासनकाल क्रम से हम लोग देखेंगे कि कौन से शासनकाल कब हुए थे। ठीक, और किसका जो संस्थापक है कौन है। ठीक है, उसके बाद हम एक प्रश्न आपसे पूछेंगे, आप उसका आंसर दीजिएगा आप लोग। ठीक, कि हम इतना बताते हैं, आप लोग तो थोड़ा सा तो बता ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मुग़ल जो दिल्ली सल्तनत के जो काल है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। तो जो पहला राजवंश हुआ गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश। गुलाम वंश आप देखेंगे कि 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक इसका शासन था। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी। ठीक है, और इसका जो संस्थापक है आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब हम लोग अपने जो इतिहास का सेक्शन चल रहा है, अभी तो फ़िलहाल में 1 हफ्ते तक नहीं चलेगा, वो चलेगा आपका मंडे से। ठीक है, मंडे से जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग प्राचीन भारत देख रहे हैं, और प्राचीन भारत का अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो उसको पूरा करके हम लोग मध्यकालीन भारत में चलेंगे और वहाँ के पूरे इतिहास को हम लोग एक विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, और आप लोग चैनल से जुड़ते रहिए और शेयर करते रहिए, और हमारे चैनल से आप लोग कमेंट करते रहिए और अपने सुझाव जो है टेलीग्राम चैनल पर देते रहिए। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक को लाख बख्श किया कहा जाता है। लाख बख्श का अर्थ है कि लाखों का दान करने वाला। ठीक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के बारे में बोला जाता है कि यहाँ पर बाघ और बकरी एक ही तालाब में पानी पीते थे। ठीक, इतना अच्छा शासनकाल था कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसके बाद देखिए खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश की हम बात करें तो 1290 से 1320। ठीक है, 1290 से 1320 ईस्वी। ठीक है, और इसका जो संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। इन सभी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करते चलिए और नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि ये आपके हर एक प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखिए तुगलक वंश। ये क्रम है इसका। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत का क्रम है। ठीक, तुगलक वंश। तुगलक का जो समय पीरियड है आप देखेंगे कि 1320 ईस्वी से ये है आपका 1414 ईस्वी, 1414 ईस्वी। ठीक, तुगलक का जो संस्थापक है वो है गियासुद्दीन तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, दोनों ये शब्द सही हैं। ठीक, गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखिए सैयद वंश। सैयद वंश। सैयद वंश का जो शासनकाल आप देखेंगे कि 1414 ईस्वी से आपका है 1451। ठीक, 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी। और इसका जो संस्थापक है खिज्र खां, खिज्र खां। ठीक,
फिर इसके बाद देखिए लोदी वंश। लोदी वंश, लोदी वंश का जो समय पीरियड है आप देखेंगे कि 1451 से 1526। ठीक, अब 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जहाँ पर आप देखेंगे कि इब्राहिम लोदी जो है बाबर से हार जाता है। ठीक है, और वहाँ से मुगल काल शुरू होता है। ठीक, और जो लोदी वंश का संस्थापक है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। ठीक है, आगे देखिए मुगल वंश। मुगल वंश, मुगल वंश का जो समय काल है आप देखेंगे कि 1526 से 1707। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और वहीं से उत्तरकालीन मुगल सम्राट बैठते हैं, और इसका स्थापना किया था बाबर ने। ठीक, आप बताइए इन जितने भी आप देखेंगे कि 6 वंश हैं दिल्ली सल्तनत पे, एक वंश और है सूर्यवंश। ठीक है, सूर्यवंश के बारे में आप लोग बताइए। सूर्यवंश, इसका जो संस्थापक था आप देखेंगे कि शेरशाह सूरी है। ठीक है, और इसका समय काल आप बताइए कि वो कितने से कितने तक था। ठीक, और इसके बाद आप देखिए कि जो इसमें दिल्ली सल्तनत में कौन शासक कहाँ से हैं। ये जो 5 हैं, ये ऊपर के जब देखेंगे ये 4 जो शासक हैं आपके, ये जिसमें आप देखेंगे कि सैयद वंश है, तुगलक है, खिलजी है, फिर गुलाम है, ये 4 वंश जो हैं आपके तुर्क हैं। ठीक है, या कि यानी कि आप मान सकते हैं कि इस्लाम है। ठीक, और जो ये लोदी वंश है आप देखेंगे ये आपका अफ़गानी शासक है, अफ़गान वंश है। ठीक है, ये अरब वंश के हैं, तुर्क हैं, अरब हैं, लेकिन ये जो है आप देखेंगे कि लोदी वंश जो है ये आपका अफ़गान शासन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में राबिया उद दौरानी का मकबरा। ठीक है, राबिया उद दौरानी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं कि राबिया उद दौरानी थी कौन। ठीक है, राबिया उद दौरानी। ठीक है, राबिया उद दौरानी जो थी ये औरंगजेब की पत्नी थी। ठीक है, औरंगजेब की पत्नी। ठीक, इनका जो मकबरा है आप देखेंगे, यह मकबरा है आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक, औरंगाबाद, इसी को हम लोग बोलते हैं बीबी का मकबरा। ठीक है, बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा इसी को बोला जाता है। ठीक, और यह किसकी नकल है, ताजमहल की भद्दी नकल है। ठीक है, ताजमहल की नकल है। आप देखेंगे इसको कभी गूगल पे सर्च करके देखिएगा बीबी का मकबरा कैसा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एकदम हूबहू ताजमहल की तरह बनाया गया है, और ताजमहल की इसको भद्दी नकल बोला जाता है, ताजमहल की नकल है यह। ठीक है, और कहाँ पर है राबिया उद दौरानी का मकबरा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, बिहार के औरंगाबाद में नहीं है। ठीक, इस बात का ध्यान दीजिएगा, बिहार में भी औरंगाबाद पड़ता है, महाराष्ट्र में भी औरंगाबाद पड़ता है, लेकिन जो बीबी का मकबरा है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। ठीक है, और यह ताजमहल की नकल है। ठीक, इसके बाद हम कुछ शासकों के मकबरों के बारे में हम देखते हैं कि वो कहाँ पर है और उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है, मुगल वंश के देखेंगे जितने भी मकबरे देखेंगे। ठीक है, बात करते हैं शाहजहाँ का मकबरा। शुरुआत से हम देखते हैं एक बार। ठीक है, किसका मकबरा कहाँ पर है। शुरुआत करते हैं हम लोग मुगल वंश के बाबर से। बाबर, बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल में, काबुल। ठीक है, काबुल कहाँ है, अफ़गानिस्तान। काबुल अफ़गानिस्तान की राजधानी है। ठीक है, अफ़गानिस्तान की राजधानी। इसके बाद बात करते हैं हुमायूं के। हुमायूं, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, और देखेंगे कि दिल्ली में। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, वो है आपका दिल्ली में। ठीक, चतुष्कोणीय मकबरा इसको बोला जाता है, शायद चतुष्कोणीय खटकोड़ी मकबरा है।
अब इसके बाद आप देखिए हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी यह अफ़गान शासक है। ठीक, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में। सासाराम कहाँ है? बिहार में। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं अकबर का। अकबर का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। ठीक, मकबरों को आप लोग याद रखिए क्योंकि ये प्रश्न डायरेक्ट पूछता है या मिलान करने के लिए देगा। फतेहपुर सीकरी ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर, जहांगीर का मकबरा आप देखेंगे कहाँ पर है? जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में है। लाहौर, इसमें कहाँ क्षेत्र है? ये पाकिस्तान में। ठीक, फिर उसके बाद देखिए शाहजहाँ। शाहजहाँ, शाहजहाँ तो मजनू है। ठीक, शाहजहाँ तो जहाँ इसके बीवी का मकबरा रहेगा वहीं पर होगा इसका, यानी कि आगरा में। ठीक है। कहाँ? आगरा। ये कहाँ पड़ता है? यूपी, उत्तर प्रदेश। इसके बाद आप बात देखिए औरंगजेब। औरंगजेब का मकबरा आप देखेंगे खुलदाबाद। खुलदाबाद कहाँ? महाराष्ट्र। ठीक, तो ये आपके मकबरे हैं मुग़ल वंश से संबंधित। तो आप लोग इसको याद रखिए और इसको अपने नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, जो आपको आने वाले समय में या आपके जो भी प्रत्येक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, या तो डायरेक्ट पूछ लेगा या तो वो आपको मैचिंग करने के लिए देगा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ आदिवासी विद्रोह दिया है और दूसरी तरफ सन दिया है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, एक बार आप ध्यान दीजिए कि उलगुलान विद्रोह, यह प्रश्न बहुत बार आप देखेंगे कि हर एक एग्ज़ाम में, पीसीएस में, आईएएस में, एसएससी में, रेलवे में, हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा उलगुलान विद्रोह। ठीक, उलगुलान विद्रोह जो है आप देखेंगे कि इसको क्या कहते हैं? मुंडा विद्रोह। अब समझ में आया किसे बोला जाता है? मुंडा विद्रोह। ठीक, मुंडा विद्रोह। और इसका जो समय काल है आप देखेंगे कि 1899 से 1900 समय काल है। ठीक है, यानी कि यही ऑप्शन जो है आपका गलत होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कोल विद्रोह देखिए। कोल विद्रोह, और जो इसके नेता थे बिरसा मुंडा, आप जानते हैं कि बिरसा मुंडा आज भी आदिवासियों में पूजनीय है। ठीक है, इनकी मूर्ति बनाकर लोग भगवान की तरह पूजते हैं आदिवासी लोग, बिरसा मुंडा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कोल विद्रोह। कोल विद्रोह हुआ था आपका 1831-32 में। ठीक है, कोल विद्रोह हुआ था 1831-1832 ईस्वी में। ठीक, इसके जो नेता हैं आप देखेंगे बुद्धो भगत। बुद्धो भगत। ठीक है, अगर आप लोग इसका वीडियो चाहते हैं कि आदिवासी विद्रोहों पर या किसी भी प्रकार का जो विद्रोह हुआ है भारत में, तो आपको प्ले लिस्ट में वो जाकर इतिहास के मिल जाएगा। ठीक है, उसमें बहुत सारे विद्रोहों को कवर किया गया है। तो आप लोग अगर विद्रोह के बारे में जानना चाहें, कि विस्तार से जानना चाहें, तो आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं कि विद्रोह क्यों हुए थे, क्या कारण थे उसके। ठीक, फिर इसके बाद देखिए संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह, ठीक, यह हुआ था आपका, आप देखेंगे कि 1855-56 में। ठीक है, 1855-56। इसके जो नेता हैं आप देखेंगे कि सिद्धू एवं कान्हू। सिद्धू एवं कान्हू। ठीक, इसके बाद देखिए अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह। ठीक है, हम एक सीरियल लाइन से बता देंगे कि कौन सा विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अब उसको समझ जाएंगे कि कौन सा विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, अहोम विद्रोह जो हुआ था आपका 1828-29 में। ठीक, 1828-1830 ये। अब इसके जो नेता हैं गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर। ठीक, एक बात ध्यान दीजिएगा,
यह हुआ था असम वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये दोनों हुए थे छोटा नागपुर वाले पठार में। ठीक है, सॉरी, ये जो आपके छोटा नागपुर पठार में नहीं हुआ था। ठीक है, नहीं, आप एक इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही छोटा नागपुर में हुआ था, छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में। ये आपका शायद हुआ था, जो उलगुलान विद्रोह है, ये आपका शायद हुआ था राजमहल के पहाड़ियों के मध्य, राजमहल की पहाड़ियाँ। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं ना, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो मिस्टेक हो ही जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से जो विद्रोह हुए थे उसके बारे में, कि उलगुलान विद्रोह को बिरसा मुंडा विद्रोह कहा जाता है, मुंडा विद्रोह कहा जाता है। बिरसा मुंडा वहाँ के नेता थे। कोल विद्रोह के बुद्धो भगत नेता थे। कि संथाल विद्रोह के सिद्धू कान्हू थे। फिर अहोम विद्रोह के गोमधर कुंवर असम में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके विद्रोह कंप्लीट होते हैं। ठीक, आपका अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। ठीक है, अगर हम बंगाल विभाजन की बात करें, ठीक है, तो बंगाल विभाजन के समय जो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो थे सर एंड्रूज फ्रेजर। ठीक है, सर एंड्रूज फ्रेजर जो थे उस समय बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है, अगर बंगाल विभाजन के बारे में हम बात करें, बंगाल विभाजन, ठीक, तो बंगाल विभाजन हुआ था कब? 1905 में। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक, सबसे खतरनाक व्यक्ति लॉर्ड कर्जन। इसने बंगाल को किस आधार पर बांटा? कुप्रशासन के आधार पर, और यहाँ पे जो जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ रही थी उसके आधार पर इसने, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांटा। और बंगाल को इस तरीके से बांटा कि जो पूर्वी बंगाल है, आप देखेंगे कि वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, और जो पश्चिमी बंगाल है वहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गए। तो यहाँ पर जो लॉर्ड कर्जन की नीति देखने को मिलती है वो फूट डालो और राज करो की नीति एक का व्यापक स्तर देखने को मिलता है। ठीक है, और बंगाल विभाजन के एवज में आप देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कौन सी संस्था बनाया था? इंडियन एसोसिएशन की। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की संस्था किसकी थी? इंडियन एसोसिएशन वो थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, और बंगाल विभाजन के बारे में अगर बात किया जाए तो आप देख रहे हैं कि लॉर्ड कर्जन ने इसको इस प्रकार से बांटा कि पूर्वी बंगाल में हिंदू अल्पसंख्यक हुए और पश्चिमी बंगाल में आपके मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गए। ठीक है, और वर्तमान समय आप देखेंगे कि जो बांग्लादेश बना है वही आपका पूर्वी बंगाल उस समय बोला जाता था। ठीक, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी में आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के सभी एरिया उसमें आते थे। ठीक है, बांग्लादेश से लेकर पूरा एकदम असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं वो आपके बंगाल प्रेसिडेंसी के भाग थे। ठीक, तो ये था, आप देखेंगे कि लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ थीं। और जो बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था सर एंड्रूज फ्रेजर। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ जनजाति दिया है और दूसरी तरफ दिया है कि उसका क्षेत्र कौन सा है। ये सारे के सारे भारत में जनजातियाँ पाई जाती हैं, और जनजातियों से प्रत्येक एग्जाम में आप देखेंगे कि प्रश्न पूछता है। ठीक है, अगर टोडा जनजाति की हम बात करें तो वो कर्नाटक में नहीं पाई जाती है, वो आपकी पाई जाती है तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर। ठीक है, और सेंटिनेली जो जनजाति है वो अंडमान निकोबार में पाई जाती है। बिरहोर जो है वो झारखंड में पाई जाती है। भूटिया जो है सिक्किम में पाई जाती है। यानी कि टोडा जनजाति जो है वो कर्नाटक में नहीं पाई जाती है। और टोडा जनजाति के बारे में हम बात करें, टोडा जनजाति, ठीक है, यह प्रश्न आप देखिएगा कि यह किस प्रकार से है, और आप देखेंगे कि टोडा जनजाति की जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार से हैं। ठीक, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि टोडा जनजाति में जो समाज है, ठीक है, टोडा जनजाति में जो समाज है वो है मातृसत्तात्मक। यही एक सबसे बड़ी विशेषता है, मातृसत्तात्मक। ठीक है,
यह विशेषता जो है टोडा जनजाति की सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे पूरे भारत में पितृ सत्तात्मक समाज चलता है, लेकिन यही एक जनजाति है जहाँ पर आप देखेंगे कि मातृ सत्तात्मक समाज देखने को मिलता है। भारत में और भी जनजातियाँ हैं जहाँ पर मातृ सत्तात्मक समाज देखने को मिलता है। और मातृ सत्तात्मक समाज आप देखिए कि किस समाज में देखने को मिल रहा है कि जो भारत की एकदम पिछड़ी जनजातियाँ हैं, यानी कि आदिवासी जनजातियाँ हैं, उनमें मातृ सत्तात्मक समाज देखने को मिल रहा है, जहाँ पर शिक्षा एकदम नाम मात्र की है, मान लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पर मातृ सत्तात्मक समाज और पढ़े लिखे लोगों का जो समाज आप देखिए किस प्रकार से है भारत में। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करें, इस जो जनजाति है यह पाई जाती है तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी पर। ठीक है, इनका जो क्षेत्र है नीलगिरी पहाड़ी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिए और अपने नोट्स में इसे दर्शाते चलिए। और भी जो जनजातियाँ हैं महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति है। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश में भील है, गोंड है, फिर उसके बाद अगरिया है, सहरिया है। ठीक, तो इस प्रकार से जो जनजातियाँ मिलती हैं उनकी विशेषताओं को लिखिए, उनके जो प्रमुख देवता हैं उनके बारे में लिखिए। ठीक है, तब आप लोगों का जो एक अच्छा नोट्स वहाँ पर बनकर तैयार होगा। नहीं तो प्रत्येक जो क्लास चलती है आप देखेंगे कि जो समान अध्ययन की क्लास चल रही है उसको आप प्रतिदिन ज्वाइन करिए और प्रतिदिन देखिए, तो आप लोगों का ऐसे पूरा हर एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि पूछा गया है कि निम्न में से किस ऋतु में, ठीक है, किस ऋतु में वायुदाब सबसे कम पाया जाता है। क्या सबसे कम पाया जाता है? वायुदाब। ठीक है, वायुदाब का मतलब आप एक तरह से समझिए सिंपल भाषा में कि पृथ्वी की सतह पर कोई वायु जितना दबाव डालती है उसे क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। और जो उस दबाव वायु जिस भार से वो वायु दबाव डाल रही है अब देखेंगे उसे वायु भार कहते हैं। ठीक है, तो वायुदाब आप समझ में आ रहा है कि पृथ्वी की सतह पर वायुदाब, जब कोई वायु है चाहे ठंडी है चाहे गर्म है, तो जब वो वायु पृथ्वी की सतह पर दबाव डालेगी तो उसी को वायुदाब बोला जाता है। और जिस दर से दबाव डालेगी उसे वायुभार कहते हैं। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा वायुदाब पाया जाता है वो आपका समुद्र की सतह पर पाया जाता है। ठीक, तो जब वायुदाब कहाँ पर सबसे ज़्यादा कम पाया जाएगा, कम पाया जाएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कम पूछ रहा है कि कम कब होगा? जब वायु हल्की होगी। ठीक है, जब वायु हल्की होगी तो वहाँ पर वायु जो है फैली हुई होगी। जब फैली हुई वो होगी वायु, तो वहाँ पर जो दबाव लगेगा पृथ्वी की सतह पर वो कम लगेगा। यानी कि अब ये देखना है कि वायु हल्की कब होती है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में वायु क्या होती है? हल्की होती है, क्योंकि सतह गर्म होता है और गर्म होकर वायु क्या होती है? ऊपर उठती है। और ऊंचाई के साथ आप जानते हैं कि तापमान घटता है तो वायु भारी होती है, फिर वायु आकर बैठती है। ठीक, तब वहाँ पर आप देखेंगे कि वायु जो है दबाव डाल रही है। ठीक, तो एक सरल भाषा में आप समझिए वायुदाब किसे कहते हैं? ठीक, पृथ्वी की सतह पर वायु द्वारा डाले गए दाब, ठीक है, को वायुदाब कहते हैं। ठीक है, वायुदाब कहते हैं। ठीक है, और समुद्र की सतह पर सबसे ज़्यादा वायुदाब होता है। समुद्र की सतह पर सबसे ज़्यादा वायुदाब पाया जाता है। सबसे ज़्यादा वायुदाब पाया जाता है। ठीक है, और एक बात ध्यान दीजिएगा कि तापमान और वायुदाब में अगर कभी प्रश्न पूछ देता है तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा। तापमान और वायुदाब में प्रतिलोम का संबंध होता है। ठीक है, प्रतिलोम का संबंध होता है। ठीक है,
तो आप लोग इस बात को सोच कर देखिए कि वायुदाब ऊंचाई के साथ बढ़ेगा कि घटेगा। तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, आप जानते हैं, तो वायुदाब क्या होगा, वायुदाब बढ़ेगा। ठीक है, कि जहाँ पर वायु भारी होगी तो वो पृथ्वी की सतह पर जो है वो दाब ज़्यादा लगेगा, तो वहाँ पर वायुदाब जो होगा ज़्यादा होगा। एक बात हम बता दे रहे हैं कि अगर आपको तापमान समझ में आ गया, ठीक, टेम्परेचर, ठीक है, अगर तापमान आपको समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए कि जियोग्राफी का 95% चीज़ समझ जाएंगे। ठीक है, ये आपका है, फिर ठीक फैक्ट है ये। अगर तापमान अगर आपको समझ में आ रहा है कि पृथ्वी पर टेम्परेचर का वितरण कहाँ कहाँ कैसे कैसे है, तो आप समझ लीजिए कि जियोग्राफी का, पृथ्वी की जियोग्राफी का, जो भारत का जियोग्राफी है, चाहे विश्व का जियोग्राफी है, भूगोल है, उसका आप 95% जियोग्राफी जानेंगे। ठीक है, अगर तापमान समझ में आ गया तो। ठीक, आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा हमेशा कि क्या पूछ रहा है, कि सही है या सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार से जो प्रश्न पूछता है तो लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, और वहाँ पर आप देखेंगे कि झटके में प्रश्न को मार कर, गोला भर कर वो आगे निकल जाते हैं, तो वहाँ पर वो प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक, अब एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप सही गोले को टिक करिए, सही गोले भरिए। उसके बाद अगर आप गोला आप एक बार भर दिए तो उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप उसको बदल सकें। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि जो भरना है वही सही भरना है, उसके बाद कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, या तो आप गलत भरेंगे या तो आप सही भरेंगे। ठीक, तो वहाँ पर कोई ऑप्शन आपको दोबारा नहीं मिलता है। तो आप लोग प्रश्न को एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्या पूछा जा रहा है उसमें, और आपके आधे उत्तर तो आपके प्रश्न में ही होते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से अगर कोई फैक्चुअल प्रश्न पूछा जा रहा है या कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछा जा रहा है, कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप देखेंगे कि उसमें आधे उत्तर छिपे होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ घास के मैदान दिए गए हैं और दूसरी तरफ देश दिए गए हैं कि क्या उसमें है या नहीं है। तो प्रेयरीज दिया है कनाडा, स्टेपीज दिया है चीन, वेल्स दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स न्यूजीलैंड। ठीक, अब देखेंगे कि एक बार हम लोग इसको देखते हैं कि कौन सी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। हम प्रेयरीज की बात करें, प्रेयरीज, ठीक है, प्रेयरीज आपके पाए जाते हैं यूएस से। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए कनाडा, दोनों जगह पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक, दूसरा जो है स्टेपीज, स्टेपीज की हम बात करें, आप देखेंगे स्टेपीज, स्टेपीज पाया जाता है आपका एशिया, रूस, ठीक, चीन, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। चीन में भी स्टेपीज पाए जाते हैं। फिर उसके आप देखिए वेल्स, वेल्स पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में, ये भी ऑप्शन सही है आपका, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, फिर उसके आप देखिए डाउन्स, डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आगे देखिए लानोस, लानोस, ठीक है, लानोस, दो घास के मैदान हैं, लानोस पाए जाते हैं दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला में, वेनेजुएला। फिर उसके बाद कंपोस, कंपोस, ठीक है, कंपोस पाया जाता है ब्राज़ील वाले क्षेत्र में। एक बार आप लोग इसको चेक करिएगा इन दोनों को। ठीक है, कंपोस पाए जाते हैं ब्राज़ील वाले क्षेत्र में। और एक चीज़ आप देखिए, जो पंपास घास के पास पाए जाते हैं, पंपास, पंपास जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो आपके पाए जाते हैं अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना। ठीक, अर्जेंटीना के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी लियोनेल मेसी, ठीक है, फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी। और इस बार के जो फीफा वर्ल्ड कप है आप देखेंगे कि अर्जेंटीना ने जीता था, तो बहुत खुशी हुई। ठीक है, और आप देखेंगे कि जो घास के मैदान भारत में पाए जाते हैं, जैसे बुग्याल, पयाल, फिर उसके बाद दून बोला जाता है, तो आप लोग उसकी सूची बनाइए और अपने नोट्स में उसको दर्शाइए। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल मार्ग यानी कि नेशनल वाटरवेज एक किनके मध्य पाया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि राष्ट्रीय जल मार्ग से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और वर्तमान समय में कुल 116 राष्ट्रीय जल मार्ग पाए जाते हैं।
और एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो 2016 है, 2016 में ही आप देखेंगे कि 106 राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए गए हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप देखिए कि भारत में वर्तमान समय में कुल 116 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। 116 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। ये आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल है। ठीक है, ऑफिशियल डाटा है, 116 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। ठीक, अब इसमें से हम देखते हैं कि जो एक है राष्ट्रीय जलमार्ग, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग। आप समझ जाइएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग एक। हम लोग शुरू के 5 देखते हैं कि किसको किसको जोड़ता है। ठीक है, शुरू के 5 ये जोड़ता है इलाहाबाद से हल्दिया को, इलाहाबाद से प्लस हल्दिया। हल्दिया कहाँ पड़ता है आपका? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है ये हल्दिया। आप देखेंगे कि हल्दिया आपका बंदरगाह है एक, यहाँ पर पश्चिम बंगाल कलकत्ता के पास में है। और यहाँ की एक गंगा नदी की धारा बहती है, हुगली नदी, इसी के साइड से जाती है, यहीं से जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये किसको किसको जोड़ती है? अब देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है जो सादिया से धुबरी तक है। आप लोग इसको नोट करते जाइए। सादिया कहाँ पड़ता है? असम में। ठीक, और प्लस धुबरी। धुबरी कहाँ है? बांग्लादेश और असम का बॉर्डर है। ठीक है, बांग्लादेश का बॉर्डर है। ठीक है, धुबरी बांग्लादेश का बॉर्डर है। ठीक, राष्ट्रीय जलमार्ग 3। ठीक है, मैं ऐसे कर देना, आप समझ जाइएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है कोल्लम से कोट्टापुरम, कोल्लम से कोट्टापुरम। और ये दोनों जो जगह हैं आप देखेंगे कि केरल में पाए जाते हैं, कोट्टापुरम। ठीक, दोनों जगह कहाँ है? केरल राज्य में। ठीक, और एक बात ध्यान दीजिएगा कि लंबाई भी आप लोग इसका देखते रहिए और कब बनाया गया है इसका भी ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, लंबाई अगर हम बात करें इसकी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की, तो यह बनाया गया था आपका 22 अक्टूबर 1987। ठीक है, 22 अक्टूबर 1987 को। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है आप देखेंगे, ये है 1620 किलोमीटर, सबसे लंबा यही है, 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, लेंथ। और अगर दूसरे की बात करें कि जो सादिया से धुबरी तक है, इसको बनाया गया था, आप देखेंगे 1 सितंबर 1988, 1 सितंबर 1988। ठीक है, 1988। इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर, लंबाई है 891 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद से हम लिखते जाएंगे पूरा, आप लोग उसको नोट करते जाइएगा। और तीसरी जो जलमार्ग है कोल्लम से कोट्टापुरम केरल वाला, इसकी जो लंबाई आप देखेंगे कि 205 किलोमीटर। इसको बनाया गया था 1 फरवरी 1988 को, 1 फरवरी 1988। और कब बना, कितनी लंबाई है? अब देखेंगे इसकी 205 किलोमीटर, 205 किलोमीटर। इन सब चीज़ों को आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग अब हम देखते हैं 4 के। राष्ट्रीय जलमार्ग अब 4 देखेंगे, वो किनके मध्य है? काकीनाडा से पुडुचेरी। काकीनाडा कहाँ पड़ता है? काकीनाडा ये आपका है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हम ऐसे लिख रहे हैं। और अब पड़ता है पुदुचेरी, पुदुचेरी लिखिए, पुडुचेरी लिखिए, सब बराबर रहता है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है आप देखेंगे कि 1095 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई 1095 किलोमीटर। और इसका बनाया कब गया था देखेंगे, जो बनाया गया है 24 नवंबर 2008 को। सॉरी, आपका बनाया गया था ये 2008 में बनाया गया था, 24 नवंबर को नहीं है, 24 नवंबर को 5वां है। ठीक है, 24 नवंबर को 5वां है, ये आपका 2008 में बनाया गया था। फिर इसके बाद देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 5, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 जो जोड़ता है आपका तलचर से धामरा, तलचर से
धामरा, धामरा ये दोनों पड़ते हैं आपके उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य में। इसकी जो लंबाई है आप देखेंगे कि जो है 623 किलोमीटर, 623 किलोमीटर है। ठीक है, इसको बनाया गया था नवंबर 2008 में। ठीक है, 24 नवंबर 2008 में, 24 नवंबर 2008। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो शुरू के 5 जो जलमार्ग हैं वो आपके हो गए, और इन सभी चीज़ों को आप लोग देखते रहिएगा, नोट डाउन करते रहिए। और जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक है। ठीक है, हल्दिया एक बंदरगाह है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग है। ठीक है, कि पूछा है सबसे व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग। ठीक, तो इनमें से आप देखिए पनामा नहर, स्वेज नहर, केप ऑफ गुड होप, उत्तरी अटलांटिक। ठीक है, तो इसमें से जो सबसे व्यस्ततम व्यापारिक सामुद्रिक मार्ग है वो है आपका उत्तरी अटलांटिक। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक आप देखेंगे, अगर उत्तरी अटलांटिक के बारे में बात करें, उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक के बारे में बात करें तो यह यूएसए हो गया, कनाडा हो गया। ठीक है, यूएसए और यूरोप के मध्य व्यापारिक मार्ग है। ठीक है, अगर केप ऑफ गुड होप के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि यह दक्षिण अफ्रीका के नीचे से आता है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, केप ऑफ गुड होप, और इसकी खोज जो किया था पुर्तगालियों ने किया था। कौन किया था? वास्को डी गामा 1498 में। ठीक, इसी के होते आप देखेंगे कि भारत वो आया था कालीकट पे। ठीक, अगर स्वेज नहर की हम बात करें और देखेंगे कि यह ये इजराइल के और मिस्र के बीच में देखने को मिलता है। ठीक, आप लोकेशन एक बार देखिएगा मैप में। ठीक है, तो वहाँ पर जब देखेंगे कि जब स्वेज नहर को निर्माण किया गया था तो उस समय जो भारत और यूरोप के बीच के जो व्यापारिक दूरी है वो कितने किलोमीटर कम हुई थी? स्वेज नहर के निर्माण में 7000। ठीक है, 7000 किलोमीटर के 7000 मीटर है शायद, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। स्वेज नहर के निर्माण से भारत और यूरोप के मध्य 7000 हम किलोमीटर लिख रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको एक बार चेक करिएगा। 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। ठीक है, दूरी कम हो गई थी, और इस नहर पर किसका जो नियंत्रण था वो था ब्रिटेन का नियंत्रण था। और पनामा नहर आप देखेंगे कि पनामा के देश में पड़ता है, उधर साइड पड़ता है। इसके बारे में एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो आप लोग इसको मैप में देखिएगा और गूगल पे सर्च करके देखिएगा। पनामा पेपर तो आप जानते हैं पनामा पेपर क्या है। ठीक है, अब पनामा पेपर लीक में आप देखेंगे कि कितने व्यापारियों का नाम आया था उसमें, जो धोखाधड़ी है, जो ब्लैक मनी को लेकर आया था। ठीक है, तो उत्तरी अटलांटिक जो है वो आपका सबसे व्यस्ततम जो है समुद्रिक व्यापारिक मार्ग है। ठीक है, अगर उत्तरी अटलांटिक की हम बात करें तो उत्तरी अटलांटिक में पाया जाता है सेरोगेसो सागर, सेरोगेसो ये है सागर। ठीक, उत्तरी अटलांटिक में ही आप देखेंगे कि सेरोगेसो सागर पाया जाता है। ये सागर नहीं है, एक प्रकार से देखेंगे कि समुद्री घास है। क्या बोला जाता है? सागर बोल दिया जाता है कि बोलचाल की भाषा में सागर बोल दिया जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे ये एक प्रकार का सामुद्रिक घास है, समुद्री घास। ये इतना ज़्यादा घना है कि अगर यहाँ से कोई जहाज़ वहाज गुजरती है तो इसी में फंस जाती है। ठीक है, और जब फंस जाती है तो वो डूबने के कगार पर आ जाती है। तो ये बीच में ही आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच में पड़ता है। और उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है आप देखेंगे कि वो एस आकार की आकृति का निर्माण करता है। और प्रश्न पूछता है ये कि कौन सा महासागर है जो एस आकार की आकृति का निर्माण करता है? वो उत्तरी अटलांटिक या अटलांटिक महासागर ही है जो एस आकार की आकृति का निर्माण करता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यूएसए है, उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, ठीक है, ये हम बस लोकेशन बता दे रहे हैं। दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पर यूरोप है, और यहाँ पर अफ्रीका है। ठीक,
इन देशों के मध्य में यह महासागर पाया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि दक्षिणी अमेरिका जो है, जो दक्षिणी अमेरिका की आकृति है और जो अफ्रीका की आकृति ज़्यादातर लगभग में सेम ही रहती है, तो इसीलिए यहाँ पर जो सागर है आप देखेंगे कि एस आकार की आकृति बनाता है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक कह रहे हैं कि अटलांटिक महासागर, और उत्तरी अटलांटिक में आप देखेंगे कि सेरेगोसो सागर पाया जाता है जो एक समुद्री घास है। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सेरेगोसो कभी पूछ दे कि सेरेगोसो कहाँ पाया जाता है, तो आपका क्या उत्तर होना चाहिए, उत्तरी अटलांटिक में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है। ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है। ठीक, तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार आप देखेंगे कि वो थे BN राव। ठीक है, BN राव जो हैं वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार है। और अगर संविधान सभा की हम लोग बात करें तो संविधान सभा पर तो 2 लेक्चर है पूरा एकदम देखेंगे कि प्लेलिस्ट में। तो संविधान सभा के बारे में बात करें तो जो सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था संविधान सभा में वो BR अम्बेडकर थे। ठीक है, और BR अम्बेडकर के समक्ष बैठने का कोई अगर व्यक्ति होता था तो वो थे BN राव। ठीक है, BR अम्बेडकर के समक्ष अगर कोई व्यक्ति बैठ सकता था संविधान सभा में तो वो थे BN राव। अगर हम संविधान सभा की हम बात करें तो संविधान सभा पर आप देखेंगे कि प्लेलिस्ट में पूरा 2 लेक्चर है, विस्तार से बात किया गया है। तो हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे हैं कि संविधान सभा के बारे में कि इसका गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के आधार पर, कैबिनेट मिशन के सुझाव पर, कैबिनेट मिशन के सुझाव पर। ठीक है, मिशन के सुझाव पर। और कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में। ठीक, और इसके सुझाव पर जो बनाया गया था संविधान सभा वो था 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक, 1946, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ इसमें संविधान सभा में कि जो गठन हुआ, फिर इसके बाद जो इसके अस्थायी अध्यक्ष बने, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष तो कौन बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। फिर उसके बाद देखिए 11 दिसंबर, ये पहली बैठक थी। ठीक, 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से आप देखेंगे कि सभी सदस्यों के सर्वसम्मति से स्थायी अध्यक्ष बने। स्थायी अध्यक्ष जो बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, और देखिए इसके बाद जो प्रारूप समिति का गठन। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन। ठीक, प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त। इसके पहले एक चीज़ और देख लीजिए, उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था, 13 दिसंबर 1946। 1946 को क्या लाया गया, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया। फिर उसके बाद 29 अगस्त 1947 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन किया गया था और जिसके अध्यक्ष बने थे वो थे BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर। ठीक है, और प्रारूप समिति का कार्य था कि आप लोग संविधान का ड्राफ्ट तैयार करिए, प्रारूप तैयार करिए कि वो किस प्रकार से होगा, किस दस्तावेज में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से। और आप देखेंगे कि 24 जनवरी 1950 एक आखिरी बैठक, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 का देखेंगे कि संविधान की अंतिम बैठक थी। ये क्या थी, अंतिम बैठक। ठीक, अंतिम बैठक। और संविधान सभा की कुल भारत में कितनी बैठकें हुई थी, कुल बैठक वो थी कितनी थी, 12 बैठकें हो चुकी थीं। और जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को। और इसी में आप देखेंगे कि राष्ट्रगान को अपनाया जाता है,
राष्ट्रगान को अपनाया जाता है। ठीक है, और इसी के दिन आप देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव, और कौन बना था? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो ये मोटे मोटे तौर पर आपका जो संविधान सभा है वो हो गया, जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती। और आप देखेंगे कि जो संविधान सभा के जो टॉपिक है वो पूरा आपका पूरा विस्तार से बताया गया, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखिए। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? क्या पूछा गया? भारतीय संसद का अंग नहीं है। अगर हम भारतीय संसद के बारे में बात करें, ठीक है, भारतीय संसद इस तरह से हम जैसे बना रहे हैं उस तरह से आप कॉलम बना लीजिएगा कि भारतीय संसद। ठीक है, भारतीय संसद के कुल कितने अंग हैं? 3। कौन कौन से हैं? ठीक है, इस तरह से आप लिखिए भारतीय संसद। ठीक है, इस तरह से आप कॉलम बना लीजिए। एक 3 अंग, यहाँ पर 3 अंग लिख लीजिए। 3 अंग है। ठीक है, 2 सदन है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। कितने सदन हैं? अगर कभी पूछ दे एग्जाम में कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं, ठीक, तो सदन सिर्फ 2 ही हैं। ठीक है, सदन जो है आपका सिर्फ 2 ही है, और जो अंग है वो 3 है आपका। ठीक, तो इसमें आप एक बार नोट डाउन करते चलिए कौन कौन से अंग है। सबसे ऊपर आते हैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, भारत के प्रथम व्यक्ति, ठीक है, महामहिम राष्ट्रपति। फिर इसके बाद आता है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। इसके बाद सबसे नीचे लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। लोकसभा का भंग किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती है। ठीक है, लोकसभा का बात ये है कि अगर मंत्रिपरिषद गठन का भंग हो गया तो लोकसभा भंग हो जाएगी। ठीक है, और सदन की बात करें हम तो कितने सदन होते हैं? 2 सदन। 2 सदन में कौन कौन से हैं? पहला तो आप मान लीजिए कि राज्यसभा है। ठीक है, राज्यसभा। और दूसरा सदन जो है आपका लोकसभा। इसको नोट डाउन करते चलिए, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा, और ये तो नॉर्मली जानकारी है। ठीक, राज्यसभा लोकसभा। ठीक, इसमें जो सदन है इसको इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, प्रथम सदन और द्वितीय सदन, इस तरह से लिखिए तब समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें जो उपराष्ट्रपति है इसका सदस्य नहीं होता है। तो प्रथम सदन किसे बोला जाता है? प्रथम सदन जो है आपका लोकसभा। ठीक, संसद का जो प्रथम सदन है, अगर पूछ दे कभी एग्जाम में कि संसद का प्रथम सदन किसे बोला जाता है, वो होगा ऑप्शन उसका उत्तर होगा लोकसभा। और लोकसभा को ही बोला जाता है लोअर हाउस। लोअर हाउस। द्वितीय सदन कौन सी है? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा, जिसको भंग नहीं किया जाता, इसको बोला जाता है अपर हाउस। ठीक है, अपर हाउस। ठीक है, तो ये आप संसद के बारे में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि संसद के 3 सदन नहीं होते हैं। ठीक है, 3 अंग होते हैं, सदन 2 ही होता है संसद का, प्रथम सदन और द्वितीय सदन। ठीक, लोकसभा, राज्यसभा, लोअर हाउस, अपर हाउस। ये सारे के सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? ठीक है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक। और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की हम बात करें तो संसद का दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति का जो अगर अनुच्छेद देखा जाए तो 108 है कि 108 अनुच्छेद में लिखा गया है कि संसद का दोनों सदनों का संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति आहूत कर सकता है, बुला नहीं सकता है, आहूत कर सकता है। ठीक है, उसमें शब्द आहूत दिया गया। और संविधान में शब्दों का खेल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर शब्द बदले समझ लीजिए कि आर्टिकल ही बदल जाएगा वो। ठीक है, तो आहूत करता है राष्ट्रपति। 108 अनुच्छेद में लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को आहूत करता है या बुलाता है। ठीक है, तो एक बात है यहाँ पे कि जो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है वो है आपका लोकसभा का
अध्यक्ष। ठीक है, राज्यसभा का राष्ट्रपति तो आप जानते हैं कि बुलाता है, आहूत करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री तो देश का प्रधानमंत्री है, और जो राज्यसभा का सभापति वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, और लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का स्पीकर जो है वो आपका दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करेगा। और अनुच्छेद कौन सा है? 108(4) के तहत अनुच्छेद 100 भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 108(4) के तहत 4 के तहत ठीक है, 4 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष, पूरा हम लिख दे रहे हैं, 4 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर लोकसभा के स्पीकर या लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, ठीक है, तो कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है तो उपसभापति वो करेगा। ठीक है, उपसभापति। अगर उपसभापति भी उपस्थित नहीं है तो जितने भी सदस्य उसमें उपस्थित होंगे संसद में, उनके द्वारा जो चुना जाएगा वह व्यक्ति वो क्या करेगा? लोकसभा की दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। यहाँ पर लिख लीजिए क्रमशः लोकसभा का अध्यक्ष बैठक कौन करेगा? अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष पहले पे लिख लीजिए। ठीक है, और ऐसे लाइन बनाते जाइए। इसके बाद उपाध्यक्ष करेगा, लोकसभा का ही करेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कौन करता है। इसके बाद जो करेगा व्यक्ति वो है उपसभापति। और उस सभापति का यहाँ पर आप अर्थ देखेंगे कि ये शायद हो सके तो राज्यसभा से संबंधित हो। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति तो यहाँ पर आएगा नहीं इसकी अध्यक्षता करने, लेकिन वहाँ का उपसभापति जो है वो आ सकता है। ठीक है, या वो लोकसभा का ही हो सके। ठीक है, नहीं तो वो आपका राज्यसभा का होगा। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे कि जो बैठक में जितने लोग उपस्थित होंगे, बैठक में उपस्थित, फिर उसके बाद बैठक में उपस्थित लोगों द्वारा जिसे चुना जाएगा वही लोकसभा दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करेगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगर पंचायती राज संस्था की हम लोग बात करें, पंचायती राज संस्था, इसके बारे में हम लोग पिछले श्रृंखलाओं में भी बात कर चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें देख लिया गया है पंचायती राज व्यवस्था से। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम बात करें तो फिर से हम लोग आप लोगों को बता दे रहे हैं कि आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था कब भारत में लागू की गई थी? ठीक है, 1993। कौन सा राज्य था? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान 1993 में लागू की गई थी। और राजस्थान में देखिएगा कब लागू किया गया था। ये जो अधिनियम आया था उसमें आया था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, हम ऐसे ही लिखेंगे। तो कब हुआ 73वां संविधान संशोधन अधिनियम? 1993। ठीक, क्या किया गया इसमें? आप देखेंगे कि 11वीं अनुसूची, पहले भाग देख लीजिए। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, भाग 9, 11वीं अनुसूची, भाग 9 11वीं अनुसूची। और इसका जो अनुच्छेद है आप देखेंगे, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 243 से 243 और तक। ठीक है, 243 और तक ये आपका अनुच्छेद है। फिर उसके बाद आप देखेंगे 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान
संशोधन अधिनियम, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम। ये कब आया था? ये भी आपका 1993 का ही है। ठीक, कौन सा भाग जोड़ा गया संविधान में? भाग 9 क, ठीक है। फिर इसके बाद 12वीं अनुसूची, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद देखेंगे आप 243 अड़ से, ठीक है। ये है आपका 243 य 6 तक, ठीक है, य 6 तक, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो आपका जो अधिनियम आया था वो आपका अनुच्छेद आपका 1993 में आया था, ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो है ये आपका ये पंचायत से संबंधित है, ये पंचायत से है, ठीक, ये नगर पालिका से है, ठीक है, नगर पालिका से है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से है, 73वां आपका पंचायत से है, ठीक। तो इसका हम लिख दे रहे हैं, इसका जो अनुच्छेद है थोड़ा कट रहा होगा इसका, तो हम इसको नीचे लिख दे रहे हैं। तो कौन सा अनुच्छेद है? 243 अड़ से 243 य 6 तक है, ठीक है, य 6 तक, ठीक। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और कौन कौन सी समितियाँ इससे संबंधित है? बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय, सबसे ज़्यादा फेमस प्रश्न चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो, बलवंत राय मेहता समिति पूछता ही है। अशोक मेहता समिति भी है, एल एम सिंघवी समिति है, ठीक है, ये 3 समितियाँ हैं। फिर उसके बाद फिर उसके बाद है GVK राव समिति, ठीक है। PVN राव समिति जो है आप देखेंगे कि ये शायद टैक्स सुधार से है, PV नरसिम्हा राव समिति इसको बोला जाता है, शायद टैक्स सुधार से है। तो आप लोग इसको एक बार चेक करिएगा कि PV नरसिम्हा राव जो PVN समिति है, राव समिति है, वो किससे संबंधित है, ठीक है। तो आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन सी समिति कब आई थी, ठीक। बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? तो इससे आप लोगों का जो प्रश्न है पूरा कंप्लीट हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है। तो जो बलवंत राय मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति हम लोग क्रम से देखेंगे, ठीक। ईयर वाइज देख लिया जाएगा कब कब आया है। ये आया था आपका 1957 में, ये 1957 में। इसके बाद आई अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ये आई थी आपकी 1977 में, ठीक है। इसके बाद आई आपकी LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी आई थी आपकी 1986 में, GVK राव आई थी आपकी 1985 में, ठीक है। तो इसके बाद आएगी GVK राव समिति, ये आई थी आपकी 1985 में, ठीक है, 1985 में। इसके बाद देखिए LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति, ठीक है, समिति, ये आई थी आपकी 1986 में। तो आप लोग नोट डाउन करते चलिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है, जिससे ये सारे के सारे प्रश्न जो बताए जाते हैं आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप PVN राव समिति जो है अब उसको एक बार चेक करिए कि वो किससे संबंधित है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य का गठन सबसे पहले हुआ था, ठीक है। राज्यों के पुनर्गठन से आप देखेंगे कि प्रश्न पूछता है, और अगर आप लोगों को राज्यों के पुनर्गठन से अगर प्रॉपर एक लेक्चर चाहिए तो आप जाकर हमारे चैनल से, द एजुकेशन फैकल्टी के चैनल से, वहाँ पर आप देखेंगे कि प्ले लिस्ट में संविधान के, भारत के संविधान के प्ले लिस्ट में आपको राज्यों का पुनर्गठन देखने को मिलेगा। केंद्र और राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन जो है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था सबसे पहले आप देखेंगे वो है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था वो सबसे पहले हुआ था। आइए देखते हैं कौन से राज्य का गठन कब हुआ था। हिमाचल प्रदेश, आपको प्लेलिस्ट पूरा एकदम प्रॉपर विस्तार से हर एक राज्य का 2800 राज्य का गठन देखने को मिलेगा वहाँ पर। आप लोग वहाँ पर जाकर उस लेक्चर को देखिए
और आपको पूरा अपने नॉलेज को बढ़ाइए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 1953। हिमाचल प्रदेश में घूमने वाली जगह बहुत अच्छी अच्छी हैं। ठीक है, मनाली हो गया, शिमला हो गया, फिर कुल्लू घाटी हो गई। फिर इसके बाद देखिए हरियाणा। हरियाणा के बारे में अगर बात किया जाए, हरियाणा तो आप देखेंगे इस समय कि इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। ठीक है, गुरुग्राम वाला क्षेत्र जो है हरियाणा का जो गठन हुआ था 1966 में हुआ था। फिर उसके बाद देखिए जो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है भारत का सबसे पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठन हुआ था। ठीक है, भाषाई आधार पर जो राज्य का गठन हुआ पहली बार वो हुआ था आंध्र प्रदेश का। और कब हुआ था आंध्र प्रदेश का गठन? 1971 में। इसके बाद आप देखिए सिक्किम। सिक्किम को तो पहले आप देखेंगे कि यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, फिर उसके बाद संशोधन करके इसको लाया गया था। ठीक, सिक्किम आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, उत्तर पूर्व भारत में पड़ता है। और सिक्किम के पास आप देखेंगे कि चिकन नेक बोला जाता है कि वहाँ का जो सकरा पतला रास्ता है वो एकदम पतला है, वहाँ पर बहुत छोटा। इसीलिए चीन वहाँ पर देखेंगे कि डोकलाम वाले एरिए पर वहाँ पर अपना धाक जमाने की कोशिश करता है कि अगर वहाँ से अगर बांग्लादेश को काट दिया, पश्चिम बंगाल से अलग कर दिया उसको, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, तो आप देखेंगे कि वो पूरा अलग थलग हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो राज्य हैं, आप देखेंगे कि इसमें जो समस्याएं देखने को मिल रही हैं, मणिपुर में देखिए किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली हैं। ठीक है, बहुत ही घिनौनी चीज़ें देखने को मिली हैं कि आप देखिए कि उसमें जो कि इस तरह के समाज भी वहाँ पर देखने को पाए जा रहे हैं मणिपुर में। ठीक है, तो सिक्किम का जो गठन हुआ था देखेंगे वो हुआ था आपका 1975 ईस्वी में। तो ये हम लोगों का आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। तो यहाँ पर आप लोगों का ये सेशन कंप्लीट होता है। भाग 4 जो है सामान्य अध्ययन श्रृंखला का आज कंप्लीट हुआ। और ऐसे ही हम लोग शानदार लेक्चर के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। और आप लोग चैनल से जुड़ते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और अपने सुझाव जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से या कमेंट बॉक्स में देते रहिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को यह लेक्चर या सेशन पसंद आएगा। तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।